एक छोटे से कस्बे शिवपुरा में मनोज नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था, अकेला, बेसहारा और किसी सहारे के बिना। गांव वालों ने भी कभी उसकी खास परवाह नहीं की। बस अपने छोटे से कच्चे घर में वो मजदूरी करके गुजर बसर करता था। लेकिन कस्बे के सरपंच दयाशंकर प्रसाद बहुत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने मनोज की हालत देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख ली। मनोज ने भी सरपंच को कभी निराश नहीं किया। वो ईमानदारी और लगन से काम करता, इसलिए सरपंच उसे अपने बेटे की तरह मानते थे और उसके रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी भी दे दी। समय बीतता गया और मनोज बड़ा हो चुका था। सरपंच उससे एक दिन बोले, मनोज, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वो तुम्हारा आधा काम संभाल लेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो सकूं। अरे मुखिया जी, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको मेरी उम्र भी लग जाए, आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बातें छोड़ो मनोज, बताओ, शादी करोगे? लड़की मैं ही देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो उचित होगा और मेरे भले के लिए ही होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की देखता हूँ। लेकिन ये सारी बातें सुन रहा था सरपंच का अपना बेटा अंकुर, जो शराब, जुआ और गलत संगत में फंस चुका था। आप उसे नौकर नहीं बेटा क्यों बना रहे हैं? उसकी शादी करवाकर उसको सिर पर चढ़ाने का क्या मतलब? जबान संभाल के बात करो अंकुर। वो मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और ये मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वो करूंगा। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बेटे। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, वह फर्टीचर मनोज नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रही हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बहुत बीमार था तब कहा गया था तुम्हारा अपनापन। तब मनोज ने मेरी कितनी सेवा की, दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा। आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ उसकी वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धुत पड़े रहते थे। लगता है उसने आप पर कोई टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज्यादा उस नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सटिया जाता है। अभी आप एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बात करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे मनोज जैसा बेटा दिया होता। अंकुर गुस्से से वहां से चला जाता है। ये मनोज बहुत दिन से मेरे सार पे चढ़ गया। इसको हटाना पड़ेगा। इस फटीचर मनोज का कुछ करना पड़ेगा। ये 2 टक्के का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो भला क्या करें? मेरा बाप ही होकर मेरी जगह उस फटीचर की तरफदारी कर रहा है। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर दोनों को सबक सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद सरपंच ने मनोज की शादी संगीता नाम की सरल और दयालु लड़की से करवा दी। मनोज का जीवन बदल गया। दोनों खुशी से रहने लगे। सच में संगीता, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बदल गई है।
अब तक मैं अपने काम खुद ही किया करता था। खाना पकाना, कपड़े धोना, अब सब तुम संभाल लेती हो और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। संगीता, ये बात तुम भी हमेशा याद रखना और मालिक के सम्मान में कभी कोई कमी मत कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंकुर अपने पिता सरपंच दयाशंकर प्रसाद से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। क्या? इतने सारे पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए? आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता। मैं समझ गया, तुम्हारी नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। अब तक तुम यही करते आए हो, अभी भी वक्त है। अंकुर, सुधर जाओ, ये गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। आपसे मैंने रुपए मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा। ये सब पैसे मेरे ही तो हैं। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूं। आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए और मुझे बस 20,000 रुपए दे दीजिए। बदतमीज अपने पिता से कैसे बात करते हैं? तुम्हें इसकी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर अच्छे काम के लिए मांगते तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देता, लेकिन अब मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये दौलत मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाई है, नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। अंकुर गुस्से से चला जाता है। मनोज सरपंच जी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ सरपंच जी, आप बहुत परेशान लग रहे क्या हो। बताऊं, अंकुर ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। वो बिगड़ता ही जा रहा है, मुझे उसकी चिंता हो रही है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। सरपंच जी, आप परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात कर, वो समझ जाएंगे। वो बुरे नहीं है। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन तिजोरी में से 2 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। सरपंच अपने आदमियों से पूछताछ करता है, उन पैसों का कोई पता नहीं चलता। तभी सरपंच का बेटा अंकुर वहां आकर बोलता है, क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। छोटे मालिक सरपंच जी की तिजोरी से 2 लाख चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर पैसे कौन निकाल सकता है? पिताजी, चोर मनोज के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उसे तो आप तिजोरी की चाबी भी देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अंकुर? मुझे मनोज पर पूरा भरोसा है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। सबको इकट्ठे देख मनोज भी वहीं आ गया। सरपंच जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो चलो तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं। बस अब बहुत हो गया। अंकुर, तुम कब से मनोज को भला बुरा बोलते जा रहे हो? अब और एक शब्द भी मैं मनोज के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे मनोज पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है कि मनोज ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मनोज भले ही गरीब है, लेकिन उसकी ईमानदारी और उसकी अच्छाई में वो तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। इसने चोरी की है, इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसके घर की तलाशी लीजिए, जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। फिर मनोज के घर की तलाशी ली जाती है और मनोज के घर में पैसे मिल जाते हैं। ये लीजिए पैसे, मालिक मनोज के पलंग के नीचे रखे थे। मनोज सुन्न हो जाता है। ये पैसे मेरे कमरे में कैसे? अंकुर विजयी भाव से बोला, देखा, यही है असली चेहरा इस तथाकथित ईमानदार का। सरपंच का दिल टूट चुका था। मनोज रोते हुए बोला, सरपंच जी, मैं आप पर भगवान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। मैं चोरी नहीं कर सकता। लेकिन इस बार सरपंच भी चुप रहे। उनकी आंखों में गहरा दर्द था। पूरे कस्बे में मनोज के बदनाम होने की बातें फैल गईं। अरे ये वही चोर मनोज है, उसकी पत्नी भी जरूर मिली होगी इसमें। काम मिलना बंद, लोग ताने मारते, संगीता रोती, लेकिन मनोज को संभालती। मनोज, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चोरी नहीं कर सकते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। आज मैंने अपने भगवान समान सरपंच जी का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा।
वो तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। कई जगह काम मांगने पर लोग उसे भगा देते। तू वही चोर मनोज है ना जो सरपंच जी के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं। क्या पता कल को तू मेरी दुकान से कुछ चुरा ले। निकल यहाँ से। अंततः कस्बे के व्यापारी शिवनाथ सेठ ने उसे दया करके काम दे दिया, पर ये भी सरपंच की छुपी मदद से हुआ, क्योंकि वे मनोज की हालत देखकर अंदर से टूट चुके थे। ये लो भाई मनोज, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से वक्त पर आया करना। धन्यवाद सेठ जी। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। आज अगर आप काम न देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। मैं चलता हूँ सेठ जी, कल समय पर आ जाऊंगा। इधर व्यापारी शिवनाथ सेठ सरपंच जी से मिलने जाता है। सरपंच जी, मैंने आपका काम कर दिया है। जैसा आपने बोला था उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दिए हैं। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसीलिए मैंने आपकी बात मानी। शुक्रिया दोस्त तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंकुर का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने अपने नौकर बलिया से कहा, सुन, इस बार सेठानी का कीमती हार चुराकर मनोज के घर में छुपा दे। मैं देखता हूँ उसे कब तक बचाता है मेरा बाप। मैं उस मनोज को भूखे मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई के लिए मोहताज ना बनाया तो मेरा भी नाम अंकुर नहीं। लेकिन इस बार किस्मत ने करवट ली। सरपंच ने अंकुर को खुद ये साजिश प्लान करते सुना। वो कांप उठे। हे भगवान, मेरा बेटा इतना गिर गया। वो गुस्से में कमरे में घुस गए। अंकुर, तुमने ही पैसे चुराए थे और मनोज पर इल्जाम लगाया। उसी को जेल भेजवाते, उसका घर बर्बाद कर देते। कल पंचायत में सबके सामने सच बताया जाएगा। अगले दिन सरपंच ने पूरे कस्बे को बुलाया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मनोज ने कोई चोरी नहीं की थी। चोरी मेरे बेटे अंकुर ने की थी और वो मनोज को फंसाता रहा। अंकुर के नौकर को भी पुलिस ने पकड़ लिया और उसने सब सच उगल दिया। मनोज बेटा, मैंने तुम पर भरोसा न करके पाप किया। नहीं मालिक, आपका दिल दुखाना सबसे बड़ा दुख था मेरे लिए। सरपंच ने पूरे गांव के सामने कहा, आज से मेरी 10 एकड़ जमीन मनोज की होगी। अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और मेरा असली बेटा वही है जिसने दूसरों की गलती की सजा खुद सह ली, लेकिन बुरा नहीं किया। पुलिस अंकुर और उसके साथी को ले गई। भीड़ में फुसफुसाहट। असली अमीर तो मनोज है, जिसे सच बोलने का साहस है। मनोज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।